हेलो स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ लिया था और न्यूट्रिशन इन स्मॉल और एनिमल्स पढ़ लिया था, जैसे कि अमीबा था। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसानों में कैसे होता है न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। मतलब ह्यूमंस में पूरा एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे बोलते हैं। इसके थ्रू वो सारे काम होते हैं जो कि अमीबा जैसे में एनिमल्स में एक ही सेल में हुआ करते थे, सारे प्रोसेस हुआ करते थे एक ही सेल में। इसमें क्या होता है, पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू परफॉर्म ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ करते थे, 5 प्रोसेस थे, उसको परफॉर्म करने के लिए पूरा एक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब देखिए ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका माउथ, आपका मुंह हो गया, यहाँ से शुरू होता है। फिर ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। फिर आपका स्टमक हो गया, स्टमक मतलब आपका पेट हो गया। उसके बाद स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आता है, और उसके बाद फिर रेक्टम आता है, और रेक्टम के बाद एनस से आपका फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल किसे बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वो होता है ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, मतलब मुंह से लेकर के एनस तक जो पूरी पाइप होती है, पाइप के जैसा होता है स्ट्रक्चर, जिसमें पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, उस पूरे पाइप को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। मतलब एलिमेंट्री कैनाल में आपका स्टार्ट होगा माउथ से, जहाँ पे भोजन का इंजेशन होता है, और एंड होगा आपका एनस से, जहाँ से आपका भोजन का इजेशन होता है, मतलब फूड बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड जो होता है। ये हो गया पूरा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ग्लैंड्स विच आर पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया आपका सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपकी माउथ में पाई जाती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उससे सलाइवा निकलता है। दूसरा आपका लीवर हो गया, और तीसरा आपका पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, 3 ग्लैंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि डाइजेशन में मदद करती है। ठीक है, अब एक बात आती है कि लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कितनी है। मतलब पूरा माउथ से लेके अगर हम एनस तक जाएंगे, माउथ, फिर बीच में स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, ऐसे करके एनस तक पूरा जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होती है वो लगभग 9 मीटर तक होती है। मतलब इतनी पूरी लेंथ है 9 मीटर की अपनी। ठीक है, अब देखते हैं, अब स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कैसे कैसे स्टेप होते हैं उसमें। ठीक है, तो अपना वही सिंपल सा, सबसे पहले इंजेक्शन होगा, मतलब ईटिंग फूड हो जाएगा। ठीक है, तो इंजेक्शन कैसे होगा, माउथ से हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपना डाइजेशन होगा। डाइजेशन कहाँ से होगा, देखिए ह्यूमंस में क्या होता है कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। जैसे ही हम खाना मुंह में लेते हैं वैसे ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जो माउथ की कैविटी होती है, जो माउथ का स्पेस होता है, उसे बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। उसमें इतनी चीज़ें होती हैं, उसमें होते हैं दांत आपके। ठीक है, उसमें होती है आपकी टंग, मतलब जीभ होती है, और उसमें होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहीं से डाइजेशन शुरुआत कर देते हैं। अब देखिए ये सब क्या क्या फंक्शन करते हैं उसको समझ लेते हैं। दांत आपके क्या करते हैं, दांत आपके काटते हैं, च्यू मतलब चबाना, ग्राइंड मतलब पीसना। मतलब दांत आपके काटते हैं, चबाते हैं और पीसते हैं, किसको, फूड पार्टिकल्स को। जैसे फूड पार्टिकल्स, हमने रोटी खाई या फिर कुछ और भी खाया, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के, उसको चबा के, उसको पीस के, ये करते हैं दांत, ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का पार्ट ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड आपकी निकालती है सलाइवा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा कुछ नहीं होता, बस एक वाटरी लिक्विड होता है जो कि एक तो भोजन को भिगो देता है, जैसे जो भी हम रोटी खाते हैं तो उसको गीला कर देता है, तभी वो मुंह में जाने के बाद खाना गीला हो जाता है, जिससे क्या होता है, एक तो आसानी हो जाती है उसको निगलने में। सॉलोइंग मतलब निगलना होता है, तो उसको निगलने में आसानी हो जाती है। दूसरा ये होता है कि सलाइवा में होते हैं एंजाइम, जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है सलाइवा में। इससे क्या होता है कि ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को डाइजेस्ट कहाँ करता है, शुगर में। ठीक है, तो ये सलाइवरी अमाइलेज का काम है। ठीक है, फिर आपका तीसरा आ गया टंग। टंग का काम क्या होता है, टंग का काम इतना ही होता है कि मिक्सिंग द सलाइवा विथ फूड, मतलब जो सलाइवा, जो वाटरी लिक्विड निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, और जो दांत द्वारा जो भोजन को काटा, चबाया और पीसा जाता है, उसको मिक्स करने में मदद करती है टंग। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं माउथ में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले माउथ में चले हम, फूड फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए इसमें भोजन रहता है। ठीक है, इसलिए पार्सली डाइजेस्टेड होता है इसमें, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही डाइजेस्ट होता है, थोड़ा सा ही स्टार्च इसमें शुगर में बदलता है, बाकी इसमें फूड की मिक्सिंग हो जाती है अच्छे से, और फूड आपका बोलस जैसा बन जाता है, और उसके बाद वो तैयार हो जाता है नीचे जाने के लिए। ठीक है, अब माउथ से फूड कहाँ जाता है, फ्रॉम माउथ
फूड गोज डाउन टू द फूड पाइप। फूड पाइप जो हमारा ईसोफेगस हुआ करता था, उसमें से मुंह में से भोजन ईसोफेगस में चला गया, ठीक है। अब ईसोफेगस में कुछ नहीं होता, ईसोफेगस में होता सिर्फ एक पाइप है ये। तो यहाँ से फूड गोज डाउन टू स्टमक, यहाँ से भोजन पेट में जाता है। इसे मान लीजिए ये आपका माउथ हो गया, ये वाला पार्ट आपका माउथ हो गया, ये ईसोफेगस हो गया आपका, ये पाइप वाला पार्ट, फिर यहाँ से चला जाता है ये स्टमक में, ये आपका पेट हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट हो गया ईसोफेगस आपका। इधर आपका ये माउथ था, इसमें दांत थे आपके, सलाइवरी ग्लैंड थी, तो खाने को उन्होंने छोटे पार्टिकल में बांटा, सलाइवे से मिलाया और थोड़ा बहुत स्टार्च का डाइजेशन हुआ, फिर फूड आ गया इसमें ईसोफेगस में, धीरे धीरे यहाँ से खिसकते हुए ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसका प्रोसेस होता है कि कैसे भोजन ईसोफेगस के थ्रू पेट में आता है, उसका प्रोसेस जो होता है उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक मूवमेंट होता है, जैसे पाइप है मान लीजिए, सपोज कीजिए, तो इस पाइप में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब कहीं कहीं पाइप आपकी सिकुड़ जाएगी और कहीं कहीं पाइप आपकी फैल जाएगी, ठीक है, ऐसे होता है इसमें। फिर सिकुड़ जाएगी, फिर फैल जाएगी। तो इसमें होता क्या फ़ायदा इसका कि मान लीजिए कि यहाँ पे भोजन आ गया आपका, तो इसके ऊपर अगर ये पाइप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी तो इस भोजन को दबा देगी नीचे, तो नीचे वाला पार्ट फैल जाएगा, तो भोजन यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब दोबारा क्या होगा, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ से फूड और नीचे चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके भोजन नीचे जाता है इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट के थ्रू, जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके थ्रू भोजन यहाँ से आता है, ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे आके आपका स्टमक में भोजन अब आ गया, ठीक है। अब स्टमक में आ गया, स्टमक क्या होता है, पेट होता है आपका। ये जे शेप्ड का ऑर्गन होता है, देखिए ये जे शेप का ऑर्गन होता है, इसे जे शेप ऑर्गन बोलते हैं। लेफ्ट साइड में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के। मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी ह्यूमन बॉडी है, ये अगर ऐसे बना लेते हैं क्रॉस में, ये आपका पैर हो गया, ये आपका हाथ हो गया, तो आपका लेफ़्ट साइड में होता है स्टमक, मतलब कि आपका इधर से माउथ से यहाँ से आएगा फूड पाइप के थ्रू, और ये आपका लेफ़्ट साइड में आपका ये स्टमक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेफ़्ट साइड में स्टमक हो जाता है, ठीक है। आपका हार्ट भी लेफ़्ट साइड में रहता है, आपको पता होगा इसके ऊपर हार्ट रहता है इधर, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में होता है। फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्टमक, मतलब अभी माउथ में तो थोड़ा सा बस हुआ था डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन हुआ था स्टार्च का, अब उसके बाद जो डाइजेशन होगा वो स्टमक में होता है। अब स्टमक में फूड रुकता कितनी देर के लिए, स्टमक में फूड रुकता है लगभग 3 घंटे के लिए। माउथ में तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद आ जाता है सीधे स्टमक में, जहाँ पे 3 घंटे के लिए फूड रहता है। अब देखिए जितना ज़्यादा टाइम के लिए फूड जहाँ पर रहेगा उतना अच्छा उसका डाइजेशन होगा, तो स्टमक में इसीलिए मैक्सिमम डाइजेशन स्टमक में आपका हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टमक में क्या होता है, स्टमक में फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। अभी तो माउथ में बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे में टूटे थे, अब इससे स्टमक में और क्या होगी, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड आपका टूट जाएगा, और इससे बन जाता है आपका सेमी सॉलिड पेस्ट। जैसा पेस्ट होता है आपका वैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल टूट के आपस में से जुड़ जाएंगे, तो पेस्ट जैसा मॉलिक्यूल वहाँ पे बन जाएगा स्टमक में आने के बाद, ठीक है। अब देखिए जो स्टमक की वाल होती है उसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं। मान लीजिए पूरा स्टमक आपका है, तो इसकी जो वाल होती है, वाल ये इसकी, चाहे ये वाली वाल ले लीजिए, चाहे ये वाली वाल ले लीजिए, इसमें आपके 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसमें ग्लैंड्स होती हैं, 3 ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें से क्या निकलता है, उसमें से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, उसमें से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए गैस्ट्रिक जूस क्या क्या होता है, पहला तो हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, पहला गैस्ट्रिक जूस हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हो गया आपका पेप्सिन, और तीसरा हो गया आपका म्यूकस। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों निकलता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एसिड होता है, एसिड मतलब एसिडिक नेचर होगा इसका, तो एक जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको एसिडिक बना देता है, ये पूरे गैस्ट्रिक जूस को ही एसिडिक बना देता है, इसका काम इतना होता है। पेप्सिन है, पेप्सिन एक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है, प्रोटीन्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है पेप्सिन आपका। फिर तीसरा होता है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम इट्स ओन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये तो बहुत एसिडिक होता है, तो अगर इसको कोई स्टमक को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो ये अपनी ही वाल को जला देगा, ये अल्सर करवा देगा, इसीलिए इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है म्यूसिन की, जो कि आपकी प्रोटेक्ट कर देती है इसको, स्टमक को, इस पर ऐसे लेयर बन जाएगी म्यूसिन की, इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको बचा लेती है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या इंपॉर्टेंस है। जो आपका एंजाइम पेप्सिन होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ठीक है, तो उसको एसिडिक मीडियम देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पेप्सिन स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे स्टार्ट होगा, पेप्सिन स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू करता है आपका पेप्सिन, ठीक है। और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है कि इसे भोजन के साथ साथ कोई अगर बैक्टीरिया आ गया, अगर खाना में कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको भी मार देगा, किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर थ्रू फूड, तो ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम हो गया, ठीक है। अब म्यूकस का काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। म्यूकस आपके स्टमक की प्रोटेक्शन करता है, कैसे
उस पर एक लेयर बना देता है, जिसके बाद उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम नहीं करेगा। अगर म्यूकस नहीं सिक्रीट होता तब क्या होगा? अगर म्यूकस नहीं सिक्रीट होता मान लीजिए किसी आदमी में, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्टमक वाल का इरोजन कर देगा। इरोजन कर देगा मतलब वहाँ पे बन जाएगा अल्सर, जो अभी मैंने आपको बताया था, तो स्टमक में अल्सर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब स्टमक में भी थोड़ा बहुत फूड डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली डाइजेस्ट फूड नहीं हुआ। ठीक है, स्टमक में थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया, कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ अभी। तो अब यहाँ से स्टमक से क्या होगा, फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए आपका फूड पाइप था, यहाँ पे ये स्टमक था, और स्टमक से चला गया। अब यहाँ से स्टमक खत्म हो गया, यहाँ से आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होता है पतला। ठीक है, ये होता है नैरो, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि इसकी लेंथ सबसे लंबी होती है, ये होता है 6.5 मीटर्स लॉन्ग, लंबा बहुत होता है ये, लेकिन चूंकि ये पतला होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी नैरो। कोई ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत नैरो होती है, जबकि वो 6.5 मीटर्स लंबी होती है। ठीक है, और एक कॉइल के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे आपस में उलझे से ऐसे ये अरेंज रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हमने दो तरीके देखे थे, एक हमने देखा था हर्बीवोरस एनिमल्स देखा था, एक हमने कार्निवोरस एनिमल्स देखा था। हर्बीवोरस में क्या था कि वो ग्रास खाते थे या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते थे, तो उनको डाइजेस्ट करना होता था सेलुलोज, प्लांट में पाया जाता है सेलुलोज। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हर्बीवोरस के लंबे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लंबे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। जबकि जो कार्निवोरस होते हैं, जो कि सिर्फ मीट खाते हैं, मीट को पचाना आसान होता है, इसलिए उनके स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन किसका होगा, तो आप हर्बीवोरस को बताइए, जैसे काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, इन ऐसे जानवरों के स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसी में आके फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अभी देखिए माउथ में आपका क्या था, पार्शियल डाइजेशन हुआ था, आपका स्टमक में भी पार्शियल डाइजेशन हुआ था, स्टमक में भी पार्शियल डाइजेशन हुआ था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड आपका कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन तो फूड का डाइजेशन शुरुआत कहाँ से होता है, तो आप बोलेंगे माउथ, क्योंकि शुरू हो जाता है माउथ से, मुंह से ही कंप्लीट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। ठीक है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन दो ग्लैंड्स का सिक्रीशन अपने अंदर लेती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब दो ग्लैंड सिक्रीट करती है, पहला हो गया आपका लीवर और दूसरा हो गया आपका पैनक्रियाज। देखिए लीवर कहाँ रहता है, लीवर जस्ट लगभग राइट साइड में रहता है, थोड़ा सा उसका हिस्सा लेफ्ट में जाता है, बाकी मैक्सिमम इसका उसका राइट में रहता है। और लीवर, ये हो गया आपका लीवर, और लीवर से ही सटा हुआ एक ऑर्गन होता है छोटा सा, जिसे बोलते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है, ये हो गया आपका गाल ब्लैडर, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका जो राइट साइड में होता है हो गया पैनक्रियाज। ठीक है, ये हो गया आपके दो ऑर्गन, लीवर और गाल ब्लैडर। ठीक है, देखिए लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल। ठीक है, बाइल इसका नाम होता है जो लीवर सिक्रीट करता है। अब लीवर जो बाइल होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, मतलब हल्का हरा पीला कलर का होता है ये, और ये बनता तो है लीवर में, लेकिन ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, जैसे लीवर में बनेगा बाइल, यहाँ से फिर आके स्टोर हो जाएगा गाल ब्लैडर में, फिर जैसे हम लोग खाना खाएंगे, जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर यहाँ से सिक्रीट कर देता है, यहाँ से आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पेट तो यहाँ तक खत्म हो गया है, तो इसके नीचे कैसा स्मॉल इंटेस्टाइन बचा, तो यहाँ पे सिक्रीट करता है। ऐसे पैनक्रियाज में जो भी बनता है पैनक्रियाटिक जूस, वो भी ऐसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके सिक्रीट कर देता है। ठीक है, अब जो ये आपका बाइल होता है वो अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन मतलब बेसिक। देखिए दो चीज़ हमने पढ़ी थी, एसिडिक होती हैं और बेसिक होती हैं। तो अभी स्टमक में हमने जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाला था वो एसिडिक था, और लेकिन जो लीवर निकाल रहा है बाइल वो हो गया आपका बेसिक। ठीक है, बाइल जो हो गया वो बेसिक हो गया। ठीक है, देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाइल जो हम पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है, मेक एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन वर्क ऑन इट। अब जो स्टमक में एंजाइम था पेप्सिन जो था वो एसिडिक नेचर में काम करता था, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट रहेगा तब काम करेगा वो, इसलिए वहाँ पे HCl निकल रहा था। लेकिन जो पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होता है वो आपका अल्कलाइन इन्वायरमेंट में काम करता है, तो फूड को एसिडिक से अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, तो यही काम करता है बाइल। आपका बाइल अल्कलाइन होता है, तो जो एसिडिक फूड था उसको ये बेसिक बना देता है, मतलब अल्कलाइन बना देता है। ठीक है, अब बाइल से बाइल साल्ट भी निकलते हैं। बाइल साल्ट क्या करते हैं कि जो फैट प्रेजेंट होता है फूड में उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, मतलब बड़ी बड़ी फैट जो होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, आप काम करता है आपका बाइल साल्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जब छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो फिर एंजाइम्स इस पर काम करना उनके लिए आसान रहेगा और उसको अच्छे से वो डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं पैनक्रियाज में।
पैनक्रियाज एक बड़ी सी ग्लैंड होती है जो कि पेट के जस्ट नीचे रहती है, मतलब पैरेलल और बिलो द स्टमक। मतलब मान लीजिए कि ऐसे आपका ये पेट हो गया, तो इसी के नीचे यहाँ पे आपकी पैनक्रियाज रहती है, ठीक है। ऐसे करके आपकी पैनक्रियाज रहती है यहाँ पे। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है पैनक्रियाटिक जूस आपका। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, इसमें भी वही डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो भोजन पचाने में मदद करते हैं। इसमें 3 देखिए जूस निकलते हैं इससे। पहला तो हो गया आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा हो गया आपका ट्रिप्सिन, और तीसरा हो गया आपका लाइपेज, ठीक है। देखिए अमाइलेज जो होता है वो करता है स्टार्च का डाइजेशन, ठीक है। अमाइलेज स्टार्च को फिर सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है, ठीक है। जो आपकी ट्रिप्सिन होती है वो आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और जो आपका लाइपेज होता है वो आपका फैट को डाइजेशन करता है। तो जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें 3 एंजाइम निकलते हैं आपका, पैनक्रियाटिक, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज आपका स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज जो है वो आपका फैट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। देखिए जो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, तो जैसे स्टमक के वाल में ग्लैंड्स हुआ करती थी, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में भी ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे स्टमक के वाल में थी वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वो क्या सीक्रेट करती हैं, वो सीक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइन के वाल से आ रही हैं इसलिए इनको इंटेस्टाइनल जूस बोल देते हैं, ठीक है। अभी क्या करती हैं, ये करती हैं कंप्लीट्स द डाइजेशन, ये डाइजेशन को ही कंप्लीट करती हैं, ठीक है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनको ग्लूकोज में तोड़ देती हैं, जो प्रोटीन्स होता है उनको अमाइनो एसिड्स में तोड़ देती हैं, और जो फैट होता है उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देती हैं। ये काम होता है इंटेस्टाइनल जूस का, और ये हो जाता है आपका कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। अब ये ग्लूकोज हो गया आपका, अमाइनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मतलब डाइजेशन का हमने यही सिस्टम पढ़ा था कि लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉलर वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। अब अपने पास आ गया है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि जो फूड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में है उसको ब्लड में ले जाने को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो देखिए डाइजेशन में क्या हुआ कि वाटर सॉल्यूबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन गए जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल हो गए, ठीक है। अब इतने छोटे होते हैं ये कि स्मॉल वाल के जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल होती है उससे क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे मान लीजिए है यहाँ पे, और इसकी जो वाल्स को क्रॉस करके ये बाहर निकल जाएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के बाहर क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल हो गई, तो ये इंटर कर जाते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है। इसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखिए इनर सरफेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं उस पर होते हैं मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। मतलब जो इसके अंदर का सरफेस होता है उस पर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, उनको विलाई बोलते हैं। विलाई का काम क्या होता है, वो करते हैं क्या है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी पाइप है, देखिए एक ये पाइप है आपके पास, अब इसका मैं सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट देखो कितना है, और दूसरी पाइप आपकी ऐसी है, इतनी पतली पाइप है, लेकिन इसके अंदर फिर ऐसे 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 बहुत सारे निकले हुए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। तो सरफेस एरिया तो इसी का ज़्यादा होगा ना, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया इस सबका ऐड होता जाएगा। तो वही काम करता है विलाई, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे जो फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन है हमारे ब्लड में इनटू आवर ब्लड वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए तरीका होता है, ये विलाई होते हैं, उसके अंदर अंदर ब्लड वेसल्स आपकी गई रहती हैं, तो यहाँ से फूड सारा जो पचा रहता है इसके अंदर से होके ब्लड वेसल्स में चला जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। अब होता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि जो फूड ब्लड में चला गया उसका यूज कैसे बॉडी करती है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो देखिए आपका फूड ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड में आ गया था, अब ब्लड में आ गया तो ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो होता है, तो सभी बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा। अब सभी बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा तो वहाँ की जो बॉडी की सेल्स होंगी वो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 तरीके से यूज़ करती हैं फूड को, सब पता ही है। एक तो एनर्जी के लिए यूज़ करती हैं, ऊर्जा के लिए, और दूसरा ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। अब देखिए एनर्जी कैसे मिलती है उनको, एनर्जी मिलती है उनको सिंपल तरीके से कि प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब जब हम रिस्पायरेशन जब हमारा होता है तो उसके दौरान जो ऑक्सीजन जाती है अंदर, एक तो देखिए आपका हो गया रिस्पायरेशन में एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन, जो सांस हम लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन अपने को मिल जाती है, ठीक है। तो एक तो सांस लेने के लिए हो गया, लेकिन वो सांस लेते क्यों है, उसका मेन काम ये होता है अपने को कि वो फूड का ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। फूड का ऑक्सीडेशन करवा के उससे एनर्जी निकलती है, जो कि हम आगे टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे रिस्पायरेशन को, अभी केवल इतना समझ लीजिए। तो उसके थ्रू एनर्जी इसकी मिलती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ फूड ऐसा भी होता है कि जिसका बॉडी की ज़रूरत नहीं है, अभी वो इस्तेमाल नहीं करेगी, ठीक है। तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसको स्टोर करेंगे लीवर में,
ठीक है। तो लीवर ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे जो अनयूज्ड फूड होता है बॉडी का उसको स्टोर करते हैं, और किस फॉर्म में करेंगे, उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। मतलब लीवर में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये चीज़ याद करने वाली, इसको याद कर लीजिएगा। फूड जो हमारा स्टोर होता है, जो अनयूज्ड रह जाता है, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब स्टोर कर लेता है तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा यही होगा सिंपल सा, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी और तो वहाँ से लीवर आपको ग्लाइकोजन दे देगा, जिससे हम एनर्जी फिर ले लेंगे, ठीक है। प्लांट कैसे स्टोर करते थे फूड, स्टार्च के फॉर्म में, हमने पढ़ा था पत्तियों में स्टार्च रहता है, ठीक है। ऐसे एनिमल कैसे करते हैं स्टोर फूड, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब फिर अपने टॉपिक पे आते हैं अगले वाले पे, जिसका नाम है इजेशन। हमने पढ़ा था इजेशन का मतलब होता है कि जो फूड हमने यूज नहीं किया है, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया है, उसको शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। तो सम फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि ह्यूमन में क्या होता है कि वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका ट्यूब वाइड होता है, मतलब उसकी नली चौड़ी होती है, बस इस वजह से। ये हो गया आपका लार्ज, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है, लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, ठीक है। जबकि लेंथ में ये ज़्यादा होती है, लेंथ में ये कम होती है, ठीक है। तो ये वाइडर ट्यूब के वजह से इसको लार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन शुरू कैसे होता है। सपोज कीजिए कि आपका माउथ था, फिर यहाँ से आपका ईसोफेगस आ गया, फिर यहाँ से आपका ये स्टमक आ गया, स्टमक के बाद मान लीजिए इतना पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का आ गया, ठीक है, पतली सी ट्यूब। फिर यहाँ से शुरू होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से स्मॉल से लार्ज में चली जाती है। अब लार्ज है तो इसको चौड़ा चौड़ा बना लेते हैं, ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, यह हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल वाले से फिर लार्ज में चला जाता है फूड सारा। अब उसमें क्या होता है कि उसमें एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पानी इसमें से फिर चला जाता है आपका वापस ब्लड में, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो और सॉलिड बन जाता है, जिससे मतलब अभी गीला गीला फूड था, लेकिन उसमें से अगर पानी निकल गया तो और सूख जाएगा वो, तो वो और थोड़ा सॉलिड हो जाता है, ठीक है। अब इसको फिर थोड़ी देर तक रेक्टम में रखता है, यहाँ पे इसके लास्ट पार्ट को यहाँ पे रेक्टम बोलते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है उसे रेक्टम बोलते हैं। और उसके बाद फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन फिर क्या होता है, ये रेक्टम हो गया आपका। फिर फ्रॉम रेक्टम दिस अनडाइजेस्टेड फूड पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस, एनस के थ्रू, ये एनस बोलती है, इसे एनस बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस और स्टूल, मतलब फीसेस या फिर स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन या फिर डिफिकेशन, ठीक है। तो ये गाइस हो गया हमारा पूरा ह्यूमन का जो आपका न्यूट्रिशन था, हमने पढ़ लिया। फूड को डाइजेस्ट कहाँ, पहले इंजेशन कैसे हुआ ये पढ़ लिया था हमने, यहाँ पे इंजेशन पढ़ लिया था हमने, फिर डाइजेशन भी पढ़ लिया था हमने अच्छे से, फिर हमने इसको एसिमिलेशन भी पढ़ लिया था, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया था, और फिर उसके बाद एसिमिलेशन भी पढ़ लिया था, और फिर लास्ट में हमने पढ़ लिया था इसका इजेशन भी पढ़ लिया था। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, फूड का न्यूट्रिशन का जो है ह्यूमन का, ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक रिवाइज करिए। थैंक यू।